चलिए सभी को गुड मॉर्निंग। और आज का क्लास हम जैसा कि हमने उस दिन अशोक पे ख़त्म किया था, आज अशोक से फिर स्टार्ट करेंगे, क्योंकि अशोक के बारे में जानना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। लगातार पेपर में अगर मौर्य साम्राज्य से आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप अपना एक बार सिलेबस भी देख सकते हैं। हम अभी कौन सा यूनिट पढ़ रहे हैं, यूनिट 3, जिसमें मौर्य साम्राज्य के बारे में पढ़ रहे हैं। मेरे ख्याल से ये तीसरा या चौथा क्लास है मौर्य साम्राज्य का। तो हम पहुंच चुके हैं अशोक पे, और आज अशोक पढ़ने के बाद हम मौर्य साम्राज्य का अंत कर देंगे। तो अशोक के बारे में हमने बहुत सारी बातें देख ली थी, जिन्होंने नहीं देखा होगा यूट्यूब में आपके पास अवेलेबल है, और जिस ग्रुप से आप जुड़े हैं उसमें भी लिंक आपका गया हुआ है। तो आप प्रीवियस 2-3 क्लास जो भी हुआ है उसको देखेंगे, उसके बाद आज का क्लास आपको समझ आएगा। तो आगे हम देखते हैं अशोक के बारे में। तो अशोक का एक अभिलेख था, व्राहु अभिलेख से अशोक ने स्वयं को क्या बताया है, मगध का राजा बताया है। तो हम जितने भी अभिलेख पढ़ते हैं, कभी कभी भब्रू बोला जाता है, कहीं कहीं पर भ्राऊ दिया रहता है, तो अलग अलग पुस्तक में अलग अलग दिया है। आपके पास अलग अलग ऑप्शन नहीं आएगा, तो आपको पहचान लेना है, या तो भब्रू लिखा रहेगा या भ्राऊ लिखा रहेगा, दोनों में से एक लिखा रहेगा आपके बुक में या फिर जो भी पेपर में आएगा उसमें। तो याद रखना है, भब्रू अभिलेख में अशोक ने अपने आप को क्या बताया है, मगध का राजा बताया है, याद रखना है आपको। पेपर में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे कि अशोक ने अपने आप को मगध का राजा कौन से अभिलेख में कहा था या कौन से अभिलेख में लिखवाया था करके। तो याद रखना है, भब्रू अभिलेख एक ऐसा अभिलेख था जिसमें अशोक ने अपने आप को क्या लिखवाया था, मगध का राजा। आपको याद रखना है। इसके साथ ही हम अगले चलते हैं। तो पुराणों में अशोक को क्या बोला जाता था, अशोक वर्धन। और ये क्वेश्चन का सबसे टर्निंग पॉइंट है और इम्पॉर्टेंट चीज़ है आपके पेपर के दृष्टिकोण से। हम मैक्सिमम चीज़ों को अशोक पढ़ते हैं, ऑब्जेक्टिव में भी अशोक आता है, लेकिन ये एक नई जानकारी है अशोक वर्धन करके। तो याद रखेंगे पुराणों में कौन सा पुराण, तो याद रखना है कौन से पुराने मौर्य वंश की चर्चा है, नहीं मत्स्य में नहीं है, वायु पुराण। याद रखना है आपको, पुराणों में अगर बात किया जाएगा तो वायु पुराण। वहीं बौद्ध धर्म में जाएंगे तो बौद्ध धर्म की पुस्तक है जातक। अगर हम जैन धर्म की ओर जाते हैं तो जैन धर्म का एक पुस्तक है भगवती सूत्र, जिसमें आपके 16 महाजनपदों की चर्चा है, और 16 महाजनपद में से एक आपका महाजनपद कौन सा है, मगध। और मगध के जो 7 राजवंशों ने आपका शासन किया था, उसका चौथा राजवंश जो था वो कौन सा था, मौर्य था। तो आपको याद रखना है कौन से अभिलेख से हमें मगध का राजा अशोक है करके पता चलता है, भब्रू अभिलेख या कहीं कहीं पर भ्राऊ दिया रहेगा, आपको याद रखना है। दूसरा हमने देखा कि पुराणों में अशोक को क्या बोला जाता था, अशोक वर्धन। जबकि ये अशोक वर्धन देखते ही कोई चाह के भी ये ऑप्शन नहीं लेना चाहेगा, क्योंकि मैक्सिमम लोग क्या पढ़े रहते हैं, अशोक पढ़े रहते हैं। तो याद रखना है आपको पुराण, और कौन से पुराण में मौर्य वंश की चर्चा है, तो वायु पुराण में, याद रखना है आपको। अगला हम देखते हैं, अशोक ने अपने अभिषेक के 8वें वर्ष बाद क्या किया था, लगभग 261 ईसा पूर्व में कलिंग पर आक्रमण किया था। और कलिंग की राजधानी उस समय क्या थी, तोसली। और तोसली पर क्या कर लिया था, अधिकार कर लिया था। मैंने पहले ही बोला था, कलिंग नरेश खारवेल करके एक अभिलेख है जिसमें मैक्सिमम क्वेश्चन वहाँ से पूछा जाता है कि खारवेल अभिलेख या कलिंग का अभिलेख किससे संबंधित है करके। तो आप जानते हैं कलिंग नरेश खारवेल से संबंधित है। लेकिन जब पूछा जाएगा अशोक का युद्ध किसके साथ हुआ था, तो याद रखना है उस समय कौन थे वहाँ के राजा, नंदराज, आपको याद रखना है। और उस समय कलिंग की राजधानी क्या थी, तोसली थी, आपको याद रखना है। तो याद रखेंगे अशोक का लड़ाई किसके साथ हुआ था, आपके नंदराज के साथ हुआ था, याद रखना है आपको। वही हम चलते हैं आगे। तो मिस्र के राजा नाम है फिलाडेल्फस, जिसको क्या बोला जाता है, टॉलमी द्वितीय ने पाटलिपुत्र में डियानिसियस नाम का एक राजदूत भेजा था। मैंने प्रीवियस क्लास में आपको बताया था, जब हम मौर्य वंश स्टार्ट करते हैं तो उसका प्रथम राजा कौन था, चंद्रगुप्त मौर्य। और चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में कौन आया था, मेघस्तनीज आया था। दूसरा राजा हमने देखा था बिंदुसार, और बिंदुसार के दरबार में कौन आया था, तो याद रखना है, नाम थोड़ा अजीब है लेकिन बार बार पढ़ेंगे तो आपको याद हो जाएगा, डाइमेकस। कौन सा नाम देखा हमने, डाइमेकस। वहीं हम अगर तीसरे राजा की ओर चलते हैं, सम्राट अशोक की ओर, तो उनके पास कहाँ के राजा ने, तो याद रखना है मिस्र के राजा, जिसे क्या बोला जाता है, फिलाडेल्फस, या इसी को बोला जाता है टालमी द्वितीय ने पाटलिपुत्र में किसको भेजा था, डियानिसियस, आपको याद रखना है। पेपर में आपको दोनों तीनों दिया रहेगा,
क्योंकि मौर्य साम्राज्य देखते हैं तो हमें एक ही चीज़ याद आता है, कौन सा? मेगास्थनीज। तो याद रखना है मेगास्थनीज किसके दरबार में आया था? चंद्रगुप्त मौर्य के। जबकि बिंदुसार के दरबार में कौन आया था? डायमेकस। और तीसरा जो विदेशी यात्री आएगा वो कौन रहेगा? डायोनिसियस रहेगा, जो कि आपके दरबार में आएगा। अगला हम देखते हैं, एक भिक्षु है उपगुप्त नाम का। कौन से नाम का? उपगुप्त नाम का। और उपगुप्त नाम के इस बौद्ध भिक्षु ने क्या कहा है तो उसके बारे में देखते हैं कि उपगुप्त नामक बौद्ध भिक्षु ने अशोक को बौद्ध धर्म की दीक्षा दी थी। आप लोग मुझे बताएंगे चंद्रगुप्त मौर्य को कौन से धर्म से संबंधित थे? जैन धर्म से। और जैन धर्म की शिक्षा चंद्रगुप्त मौर्य को किसने दिया था? भद्रबाहु ने। भद्रबाहु जो जैन धर्म की जो 2 शाखाएं हैं उनमें से कौन सी शाखा के थे? याद रखना है आपको। सबसे पहले हम चलते हैं चंद्रगुप्त मौर्य की ओर। और चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में याद रखना है वो कौन से धर्म के अनुयायी थे? जैन धर्म के। जैन धर्म के अनुयायी थे। और जैन धर्म को उस समय कितने भागों में बांटा गया था? 2 भागों में। एक था आपका श्वेतांबर और एक था आपका दिगंबर। तो याद रखना है दिगंबर दिगंबर जैसे भी आप पढ़ना चाहें। तो वहीं हम चलते हैं चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में देखते हैं। तो चंद्रगुप्त मौर्य को शिक्षा किन्होंने दिया था? तो याद रखना है भद्रबाहु करके था, जो कौन से जैन धर्म से संबंधित था? दिगंबर। तो याद रखना है जैन धर्म की जो 2 शाखाएं बटी थी दिगंबर, उसके गुरु थे भद्रबाहु और उससे शिक्षा प्राप्त किया था किन्होंने? चंद्रगुप्त मौर्य ने। चीज़ों को कंपेयर करते पढ़ेंगे तो आपको भी आसानी होगा। जैसे कि अभी हमें यहाँ पर क्या पढ़ना था, केवल कि अशोक को बौद्ध धर्म की शिक्षा किन्होंने दी थी करके पढ़ना था, लेकिन मैं ज़बरदस्ती रिवाइज वापस गया ताकि आपको याद आए करके। तो याद रखना है उपगुप्त नामक बौद्ध भिक्षु ने क्या किया था? अशोक को बौद्ध धर्म की दीक्षा दी थी। और दूसरा राजा जो हमने देखा था बिंदुसार, वो कौन सा धर्म वाला था? आजीवक। तो वो आजीवक संप्रदाय का था। और आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? आवाज अच्छे से नहीं आ रही, इसका मतलब आप रिवाइज करके नहीं आए हैं। ठीक है, तो याद रखना है मोगलीपुत्र गोसाल जो कि आजीवक धर्म के क्या थे? संस्थापक थे। पुराना रिवाइज करके आइए, कल भी क्लास नहीं हुआ था आपका हिस्ट्री का। और जैसे कि कभी कभी आपके बीच में बहुत ज़्यादा गैप मिलता है तो जो छूट जाता है उसको अटेंड करिए। जैसे सुबह आपका क्लास होता है 7:30 बजे, मेरे ख्याल से मैक्सिमम लोग अटेंड नहीं कर पाते होंगे, तो अभी बीच में जो गैप मिलता है उसे में अटेंड करिए। या जो आपका छूटा रहता है, घर में टाइम नहीं मिलता, यहीं बैठ के पढ़िए। वो तो अच्छा टाइम है कि आपको बीच में गैप मिल रहा है। तो अगला हम देखते हैं उपगुप्त नामक बौद्ध भिक्षु ने क्या किया था? अशोक को बौद्ध धर्म की दीक्षा दी थी। आपको याद रखना है, पेपर में पूछा जाएगा तो किसने दिया था? उपगुप्त करके क्या था? बौद्ध भिक्षु था। आपको याद रखना है। आप लोगों से कितने लोगों ने बौद्ध धर्म पढ़ लिया है अभी तक? एक आध बार? चलिए, तो याद रखना है अशोक के समय एक बौद्ध संगीति होगी। और वो कब हुआ था? तो याद रखना है तृतीय बौद्ध संगीति हुई थी आपकी। और तृतीय बौद्ध संगीति कब हुई थी? तो याद रखना है जो टोटल हमारे पास 4 बौद्ध धर्म होते हैं। सबसे पहले कब होता है? 483 में। दूसरा कब होता है? 383 में। चौथा कब होता है? 255, या किसी किसी बुक में दिया है आपके 250। चौथा कब हुआ था? तो याद रखना है किसी बुक में दिया है 98 और चौथा, या फिर किसी किसी बुक में दिया है 100। यानी कि प्रथम शताब्दी में आपका चौथा हुआ, 255 या 250 में आपका तृतीय हुआ। और यही वो बौद्ध संगीति था जहाँ पर अशोक के शासन काल में क्या होगा? आपका तृतीय बौद्ध संगीति होगा। तो अशोक के बारे में जो जो चीज़ें मिलती है आपको इकट्ठा करके रखना है एक जगह, ताकि पेपर में कहीं से भी क्वेश्चन पूछे आपको याद रखना है। तो अशोक के बारे में क्या याद रखना है? तृतीय बौद्ध संगीति हुई थी। आपको याद रखना है कब हुआ था? 255, या किसी किसी बुक में दिया रहता है 250 ईस्वी में। आपको याद रखना है। आगे हम चलते हैं, थोड़ा सा देखते हैं अशोक के बारे में। तो अशोक के बारे में याद रखना है सबसे पहले ये कौन से धर्म को मानता था, और इसको बौद्ध धर्म के बारे में दिलचस्पी या बोलना चाहिए मानने के बारे में कहीं ना कहीं से तो प्रेरणा स्रोत मिला रहता है। तो याद रखना है अशोक पहले कौन सा धर्म का अनुयायी था? ब्राह्मण धर्म का। पेपर में याद रखना है, पूछा जाएगा आपसे अशोक पहले कौन सा धर्म का अनुयायी था? तो ब्राह्मण धर्म का अनुयायी था। आपको याद रखना है। ये पीडीएफ आपके ग्रुप में चले जाएगा। आगे हम देखते हैं कलहन की पुस्तक है क्या? राजतरंगिणी, जिससे पता चलता है कि वो शैव धर्म का क्या था? उपासक।
शैव धर्म मतलब कौन सा धर्म हो गया? शंकर भगवान वाला। तो याद रखेंगे शैव धर्म का उपास्य यानी कि ये शिव जी का क्या था? भक्त था और उपासक था, आपको याद रखना है। अगला हम देखते हैं, निग्रोध के प्रवचन को सुनकर उसने बौद्ध धर्म का क्या कर लिया था? अपना लिया था। पेपर का इंपॉर्टेंट और सबसे फेवरेट क्वेश्चन है कि उसने बौद्ध धर्म जो ग्रहण किया था उसके पहले वो कौन सा धर्म का अनुयायी था? ब्राह्मण। वो तो शैव धर्म का उपासक था। ठीक है, याद रखेंगे। और शैव धर्म भी दिया रहेगा तो याद रखना है। हालांकि एक प्रकार से देखेंगे तो वो दोनों ऑप्शन में से किसी एक को रखेगा पेपर छांटने वाला। तो याद रखना है ब्राह्मण धर्म का अनुयायी था। दूसरा आपको याद रखना है शैव धर्म का उपासक था, यानी कि शिव जी का क्या था? उपासक था। लेकिन बौद्ध धर्म के बारे में पूछा जाएगा तो याद रखना है नाम क्या है? निग्रोध। इसके पहले उन्होंने शिक्षा किससे प्राप्त किया था? तो याद रखना है बौद्ध धर्म का एक भिक्षु था उपगुप्त। जो नाम याद आपको नहीं आता है, पहली बार आप देख रहे हैं तो उसको बार बार देखा करें ताकि आपके दिमाग में फिक्स हो जाए। तो याद रखेंगे शिक्षा ग्रहण किया था उपगुप्त से। दूसरा, अगर बौद्ध धर्म अपनाने के लिए प्रेरणा किससे लिया था या किनके प्रवचन को सुनकर उन्होंने किया था? तो याद रखना है निग्रोध। क्या नाम है? निग्रोध, आपको याद रखना है। और अगर आपसे पूछा जाएगा कि निग्रोध से ही प्रवचन लिया था, इसके बारे में हमें जानकारी कहाँ से प्राप्त होती है? तो याद रखेंगे अहरौरा करके लेख है एक। अहरौरा करके क्या है? एक अभिलेख है जहाँ से हमें इस बात की जानकारी मिलती है कि अशोक ने किससे प्रवचन को सुनकर बौद्ध धर्म को अपनाया था? निग्रोध। और दूसरा आप लोग याद रखेंगे, ये पेपर का एकदम टफेस्ट पॉइंट है, वरना यहाँ से क्वेश्चन आने के चांसेस कम है। फिर भी आप लोग एक बार देखे रहेंगे तो हो सकता है याद आएगा। तो याद रखेंगे कौन सा लेख हो गया? अहरौरा लेख, आपको याद रखना है। अब हम चलते हैं अशोक की ओर। तो अशोक की ओर जब चलते हैं तो याद रखना है इन्होंने आजीवक संप्रदाय के लोगों को बराबर की गुफाओं में 4 गुफाओं का क्या किया था? निर्माण करवाया था। पहला गुफा का नाम है कर्ज, दूसरा चौपार, तीसरा सुदामा और चौथा क्या है? विश्व झोपड़ी। तो याद रखना है आपको। याद कैसे रखेंगे? तो इन्होंने क्यों आजीवक संप्रदाय को लोगों को दिया था? तो याद रखना है इनके पिताजी कौन से धर्म के अनुयायी थे? आजीवक संप्रदाय के। और आजीवक संप्रदाय के संस्थापक मैंने क्या बताया आपको? मोगलीपुत्र गोशाल। तो कहीं ना कहीं अशोक जो बौद्ध धर्म को मानने वाला था वो सारे धर्मों को क्या करता था? सम्मान करता था। और इसके बारे में जानकारी हमें कौन से अभिलेख से मिलती है? सॉरी, शिलालेख से। मैंने 14 शिलालेख जब बताया था कल तो आप लोगों को बताया था, आप लोग बताएंगे कि अशोक सभी धर्मों का सम्मान करता है। और एक छोटा सा क्लू आपको दे रहा हूँ, शिलालेख जो मैंने 14 ठो पढ़ाया था उसमें से किसमें उसने छोटे मोटे त्योहारों को करवाना या बंद करवा दिया था? तो याद रखेंगे अशोक का शिलालेख 9वां। तो याद करने का तरीका मैंने बताया था, 9 से क्या होता है? नवरात्रि। और नवरात्रि क्या है? त्यौहार है। तो ऐसे ही त्योहारों को क्या करवाया था? अशोक ने बंद करवा दिया था। तो याद रखना है अशोक सभी धर्मों का सम्मान करता है, साथ ही साथ जितने भी छोटे मोटे आपके त्यौहार थे वो सारे धर्मों पर प्रतिबंध लगा दिया था। और इसकी जानकारी हमें अशोक के कौन से शिलालेख से प्राप्त होती है? 9वें शिलालेख से प्राप्त होती है। वो इसी का एक उदाहरण है कि अशोक ने क्या किया था? आजीवक संप्रदाय के लोगों को बराबर की पहाड़ियों पे क्या किया था? 4 गुफाओं का निर्माण किया था। पहला क्या है? कर्ज। जब भी आप किसी नए चीज का निर्माण करते हैं, आपके पास पैसा नहीं है तो आप क्या लेंगे? कर्ज। दूसरा याद रखना है चौपार। और तीसरा याद रखना है सुदामा। और चौथा कौन सा है? विश्व झोपड़ी। आपसे पेपर में कैसे पूछा जाएगा? तो पूरा स्टेटमेंट लिखा रहेगा कि अशोक ने आजीवक संप्रदाय के लोगों के लिए बराबर की पहाड़ियों में 4 गुफाओं का निर्माण किया था। पेपर वाला किसी 3 गुफा को देगा, चौथा किसी और का नाम देगा और पूछेगा कि इनमें से कौन सी गुफा नहीं है करके। तो आपको याद रखना है ताकि पेपर का एंगल कैसे भी घूमे आप 90 एंगल पे ही बैठ के आंसर दे सकते हैं अगर आपको सब चीज़ पता रहेगा तो। ठीक है, तो आगे अगर हम चलते हैं, अब अशोक का पौत्र आएगा कौन? दशरथ। याद रखेंगे पौत्र मतलब क्या हो गया? नाती। क्या हो जाएगा? नाती। तो अशोक का बेटा कौन आएगा? तो अशोक का बेटा कौन है वो आगे आपको पता चल जाएगा। लेकिन दशरथ के बारे में यहाँ पर चर्चा किया हो तो याद रखना है अशोक के पौत्र दशरथ ने क्या किया था? आजीविकों को नागार्जुन गुफा प्रदान किया था। मैंने दोनों को एक जगह इसलिए लिखा है ताकि आजीवक जब आप पढ़ेंगे तो पूरा एक साथ खत्म हो। अब आजीवक के बारे में हमें क्या क्या देखना है? तो सबसे पहले देखते हैं आजीवक धर्म को मानने वाला कौन था?
बिंदुसार, पहला चीज। दूसरा क्वेश्चन अगर आजीवक से आएगा तो आजीवक धर्म का संस्थापक कौन था? मोगलीपुत्र घोषाल। तीसरा अगर हम चलते हैं तो आजीवक संप्रदाय के लोगों को 4 गुफाओं बनाकर कौन दिया था? अशोक। और पांचवा अगर देखते हैं तो याद रखना है अशोक के पौत्र कौन? दशरथ ने आजीविकों को क्या दिया था? नागार्जुन गुफा प्रदान किया था। आगे हम चलते हैं कि अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अपने पुत्र महेंद्र एवं पुत्री संघमित्रा को श्रीलंका भेजा था। ये तो आपका जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है यहाँ से पूछा जाता है। इसके अतिरिक्त मैं आपको कुछ कुछ और लोगों के बारे में बताऊंगा जिनको भी अशोक ने अलग अलग टाइम में अलग अलग जगह पर भेजा था। तो याद रखेंगे अशोक के बेटे का क्या नाम था? महेंद्र। और पुत्री का नाम संघमित्रा। दोनों को कहाँ भेजा? क्यों भेजा था? चलिए अगला हम देखते हैं अशोक ने 84,000 स्तूपों का निर्माण किया था। आपको याद रखना है पेपर में आपको अलग अलग ऑप्शन दिया रहेगा 84,000 85,000 अलग अलग दिया रहेगा। तो याद रखना है 1 2 भी नहीं, कितने गुफाओं का करवाया था? 84,000 स्तूपों का निर्माण करवाया था। सॉरी मैं गुफा बोल दिया। अब ऑलरेडी सम्राट है जिसका पूरे भारत में वर्चस्व है तो याद रखेंगे वो अलग अलग जगह पर अलग अलग क्या करवाएगा? शिलालेख, अभिलेख और जो भी आपके क्या प्राप्त हुए हैं स्तूप उनका निर्माण करवाएगा। भारत में शिलालेख जो आपके प्राप्त हुए हैं पहला याद रखना है ब्राह्मी, खरोष्टी, ग्रीक एवं अरमाइक। अशोक की जो आपको याद रखना है अलग अलग लिपि का प्रयोग किया था अशोक ने, जिसमें से हमें 4 याद रखना है। पहला हो गया आपका ब्राह्मी, दूसरा कौन सा हो गया? खरोष्टी, तीसरा ग्रीक एवं अरमाइक लिपि का प्रयोग किया था। आपको याद रखना है भारत शब्द का प्रयोग सबसे पहले कौन से आपके लिपि में किया गया था करके पूछा जाता है आपसे बार बार। तो आपको याद रखना है ग्रीक लिपि है जिसमें पहली बार क्या किया गया था? इंडिया या भारत शब्द का प्रयोग किया था। अब देखते हैं ग्रीक एवं अरमाइक लिपि कहाँ से प्राप्त हुई थी। तो उस समय के अखंड भारत यानी कि अफगानिस्तान जो आपके भारत में भारत का क्या था? हिस्सा था। याद है आप लोगों को? याद रखना है अफगानिस्तान, पाकिस्तान, तक्षशिला, पूरा एक नेपाल वाला जो आधा एरिया है वो सब उस समय क्या था? आपका अखंड भारत बोला जाता है जिसे, उसका हिस्सा था। तो याद रखना है ग्रीक एवं अरमाइक। कौन सा? ग्रीक एवं अरमाइक लिपि आपका कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो याद रखना है अफगानिस्तान से। दूसरा याद रखेंगे खरोष्टी लिपि जो कि सहवाजगढ़ी, और आपके वर्तमान में सहवाजगढ़ी पाकिस्तान में स्थित है, याद रखना है। तो खरोष्टी और मनसेहरा आपके सहवाजगढ़ी और पाकिस्तान दोनों जगह से प्राप्त हुए हैं। और शेष भारत से हमें क्या मिलती है? ब्राह्मी लिपि के बारे में जानकारी मिलती है। आपको याद रखना है। दूसरा जो पेपर में सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, एक मैंने बताया ग्रीक के बारे में क्या बताया कि पहली बार इंडिया या भारत शब्द का प्रयोग किया गया था। दूसरा आपको याद रखना है खरोष्टी को लिखा कैसे जाता है? पेपर में कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। तो आप लोगों में से कोई बताना चाहेगा तो बताएंगे कैसे लिखा जाता है खरोष्टी लिपि? दाएं से बाएं, बिल्कुल सही। तो याद रखना है हमारे लिखने का तरीका कैसे है? लेफ्ट से राइट, लेकिन जब आप खरोष्टी लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? राइट से लेफ्ट। तो आज से चालू करिए लिखना फिर आप लोग, ठीक है? चलिए अगला जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, चूंकि हमें अशोक के बारे में पेपर में सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, अशोक का शिलालेख, अभिलेख, ये सब पूछा जाता है आपके पेपर में। तो याद रखना है 1750 में अशोक के शिलालेख की खोज किया था किसने? पादरेटी फैनथेलर ने। याद रखेंगे हमने मैक्सिमम जगह जेम्स प्रिंस से पढ़ के जाते हैं और क्वेश्चन को गलत करते हैं मैक्सिमम जगह, क्योंकि आपके पेपर में वो दोनों क्वेश्चन दिया रहेगा। तो याद रखना है खोज करना एक अलग चीज़ है और किसी चीज़ को पढ़ना एक अलग चीज़ है। तो याद रखेंगे अशोक के शिलालेख की खोज किसने किया था? तो 1750 में पादरेटी फैनथेलर ने की थी, बल्कि उसको पढ़ने में पहली बार किन्होंने किया था? तो 1837 में जेम्स प्रिंसेप ने किया था। यानी कि 1857 की क्रांति के 20 साल पहले आपका क्या किया गया था? जेम्स प्रिंसेप के द्वारा किया गया था। और जेम्स प्रिंसेप जैसा कि नाम से पता चल रहा है एक अंग्रेज अधिकारी रहा था उस समय का, जिसने क्या किया था? इस शिलालेख को पढ़ने में सफलता हासिल की थी। अगला हम देखते हैं अशोक के स्तंभ लेखों की संख्या 7 है। कितनी है? 7। जबकि शिलालेखों की संख्या कितनी है? 14। उसका 14वां शिलालेख क्या बोलता है? ठीक है, रिवाइज करके आइए, वरना मैं तो यहाँ से बोलते रह जाऊँगा और आपका पेपर भी निकल जाएगा ऐसे करते करते।
और जिन लोगों को अफसोस हो रहा होगा कि पेपर क्यों नहीं हो रहा होगा, उन लोग खुशी मनाइए कि आपकी अगर तैयारी नहीं है तो आपके पास मौका है तैयारी करने का। बहुत सारे लोगों के चेहरे में देखना कि पेपर नहीं करके पढ़ना बंद कर दिए हैं। तो आपको बता देता हूँ, अगर पेपर नहीं हो रहा है और आपका तैयारी अच्छे से नहीं हुआ है तो ये गोल्डन चांस है आपके लिए। अभी 2 महीना 3 महीना और नहीं होगा तो अच्छी बात है। जितना वीडियो है, जितना क्लासेस है, आपके 15-20 दिन के अंदर खत्म हो जाएगा। फिर बैठ के पूरा रिवाइज करिए, जो वीडियो छूटा है पूरा वीडियो देखिए, MCQ लगाइए, तब कहीं जाके आपका पेपर निकलेगा। और अभी अगर नहीं हो रहा है तो वो अच्छा चीज़ है आपके लिए। और जिनको लगता है कि कई लोग बहुत साल से तैयारी कर रहे हैं, जिनको लगता है कि मेरा तैयारी कंप्लीट है करके, वो टेस्ट सीरीज ज्वाइन करिए शिक्षक भर्ती का। लेकिन अभी आप लोग एक दिन पहले का पढ़ के नहीं आ रहे हैं तो ये चीज़ थोड़ा सा गलत है, आप लोग पढ़ के आइए। आगे हम देखते हैं कि अशोक के स्तंभ लेखों की संख्या कितनी है, 7। और जो जिसका क्वेश्चन मैंने पूछा था 14वां शिलालेख, वो सबसे आसान था। मैंने पहले ही बोला था कि जो राइटर था, अगर वो कोई चीज़ नहीं लिख पाया होगा, यानी कि लेखक अशोक के बारे में, तो अशोक ने क्या कहा था कि जिसने भी मेरा शिलालेख लिखा है, अगर उसने अच्छे से मेरे बारे में नहीं लिख पाया है या कुछ चीज़ों को छोड़ दिया है तो ये किसकी गलती है बताया था, उस लिखने वाले की गलती है, ये बताया था। उसका 13वां शिलालेख क्या बताया था, तो 13 से मैंने बताया था 13 ना तो मेरा। कैसे 13 ना तो मेरा? जब 2 लोग युद्ध करते हैं, दोनों के दोनों मर जाते हैं युद्ध में, तो उसमें कलिंग युद्ध की चर्चा है। आपको याद रखना है कौन सी युद्ध की? कलिंग युद्ध की चर्चा है 13वें शिलालेख में। 12वें शिलालेख में किसकी चर्चा है? तो याद रखना है, स्त्रियों की स्थिति सुधारने के लिए अशोक ने क्या किया था, स्त्री महामात्र नामक एक महिला का क्या किया था, नियुक्ति किया था, ताकि महिलाओं की स्थिति को सुधारा जा सके। 11वां शिलालेख क्या बोला था, तो 11वां शिलालेख आपको याद रखना है कि मेरे जो भी अधिकारी रहेंगे वो ब्राह्मणों को ना सताए। क्यों ऐसा बोला गया था? क्योंकि उसके सारे अधिकारी भी बौद्ध धर्म को मानने वाले हो गए थे। और पहले हमने देखा था अधिकतर कि जब कोई नया राजा नए राजवंश की स्थापना करता था तो वो पुराने धर्म को और पुराने धर्म को मानने वालों को क्या करता था, प्रताड़ित करता था, इसीलिए उसने अलग से लिखा था। आगे हम चलते हैं। तो अशोक की अभिलेखों को 3 भागों में बांटा गया था, जिसमें से हमने किसको खत्म कर लिया था, आपके शिलालेख को खत्म कर लिया था। अब हम देखते हैं क्या जो इनके 7 स्तंभ लेख हैं और बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अशोक से जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है उसके अभिलेख से और शिलालेख से। आप चाहेंगे तो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन भी उठाकर देख लीजिए। और कल मैं आते ही जितना आज आपको पढ़ाऊंगा एक एक करके आपसे क्वेश्चन पूछते जाऊंगा, ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों से। उसके बाद ही हम आगे बढ़ेंगे, वरना उस दिन का आपका 1 घंटे का लॉस होगा, क्लास नहीं होगा। आप उसी बैठ के यहीं पढ़ेंगे फिर, और सिलेबस आपका ही लेट होगा, तो उसके लिए आप लोग जिम्मेदार होंगे। चलिए अगला हम देखते हैं प्रयाग स्तंभ लेख, जिसके बारे में हमें जानकारी मिलती है। यह पहले कौशाम्बी में स्थित था। कहाँ स्थित था? कौशाम्बी में स्थित था। इस स्तंभ लेख को अकबर ने इलाहाबाद के किले में स्थापित करवाया था। तो याद रखेंगे, प्रयाग स्तंभ लेख जिसको क्या बोला जाता है, कौशाम्बी अभिलेख या रानी का अभिलेख बोला जाता है। किसका अभिलेख? रानी का अभिलेख। अशोक की 5 पत्नियां थी, जिसमें से 5 पत्नियों के बारे में हमें जानना नहीं है, सिर्फ एक के बारे में जानना है, जिसका नाम था कारुवाकी। क्या नाम था? कारुवाकी। और वो 5 पत्नियों में से सबसे ज़्यादा बात किसकी मानता था? कारुवाकी की मानता था। कारुवाकी के ही बोलने पर कलिंग युद्ध से आने के पश्चात अशोक ने क्या कर दिया था, पूरे युद्ध नीति को खत्म, यानी कि मैंने एक वर्ड बोला था, कौन सा वर्ड? एक बोला था धम्म और एक क्या बोला था, जिसके बारे में मैंने आपको 4थे शिलालेख में बताया था, भैरी घोष। भैरी घोष का मतलब क्या होता है, तो याद रखना है युद्ध। तो भैरी घोष यानी कि युद्ध ना करना, और धम्म यानी कि धर्म का प्रचार करना, ये कौन से शिलालेख में है? आपके 4थे शिलालेख में। तो याद रखना है, अशोक की पत्नी का नाम क्या है? कारुवाकी। अशोक की उस समय के हिसाब से बताया गया है, हालांकि बहुत सारी भी रही होगी, लेकिन हमारे जो सोर्स से प्राप्त हुए उसके हिसाब से 5 पत्नियों के बारे में बताया गया है। तो उसकी एक पत्नी थी, कौन सी? कारुवाकी। और कारुवाकी के कहने पर उसने भैरी घोष यानी कि युद्ध नीति को खत्म करके क्या किया था, बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार और पूजा पाठ जो भी करना था वो किया था। आपको याद रखना है। तो कौन से अभिलेख को रानी का अभिलेख पूछा बोला जाता है करके बोलेगा, तो याद रखना है प्रयाग स्तंभ लेख, जिसे और क्या बोला जाता है, कौशाम्बी में स्थित है। तीसरा क्वेश्चन जो यहाँ से पूछता है कि
अकबर ने अशोक के कौन से अभिलेख को दिल्ली ले गया था करके, तो याद रखना है प्रयाग स्तंभ लेख को अकबर ने कहाँ ले गया था, इलाहाबाद के किले में स्थापित करवाया था, आपको याद रखना है। तो यहाँ से 3 क्वेश्चन लगातार पूछेगा पहले अभिलेख से। पहला हमने क्या पढ़ा, प्रयाग स्तंभ लेख, और प्रयाग स्तंभ लेख को ही और क्या बोला जाता है, रानी का अभिलेख बोला जाता है। रानी कौन है, कारुवाकी, जिसके कहने पर अशोक भैरी घोष यानी कि मतलब क्या होता है उसका, युद्ध नीति को छोड़ के धम्म घोष यानी कि धर्म के प्रचार प्रसार के कार्यों में क्या हो जाता है, लग जाता है, आपको याद रखना है। अगला जो आपको याद रखना है, दिल्ली टोपरा और दिल्ली मेरठ अभिलेख, और ये दोनों के इम्पॉर्टेंट है और यहाँ से केवल एक ही क्वेश्चन पूछा जाता है। फिरोज शाह तुगलक द्वारा टोपरा से दिल्ली लाया गया था, फिर इसको कहाँ लाया गया था, दिल्ली लाया गया था। तो याद रखेंगे वो नाम से परिचित है, कहाँ लाया गया है, तो याद रखना है फिरोज शाह तुगलक के द्वारा टोपरा से कहाँ लाया गया था, दिल्ली। अब इसको याद कैसे करना है, आपको रिवर्स जाना है, टोपरा से कहाँ लाया, दिल्ली, और मेरठ से कहाँ लाया, दिल्ली। तो आपको याद रखना है फिरोज शाह तुगलक कौन है, तुगलक वंश का राजा था फिरोज शाह तुगलक, जिसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे पूरा डिटेल। अभी आपको याद रखना है मेरठ से दिल्ली और टोपरा से दिल्ली और मेरठ से दिल्ली कौन लाया था, तो याद रखना है तुगलक वंश का शासक कौन, फिरोज शाह तुगलक, जिसने अशोक के अभिलेख को कहाँ लाया था, टोपरा से दिल्ली और मेरठ से दिल्ली। जबकि इसके पहले हमने देखा था कौन सा, प्रयाग स्तंभ, जिसे क्या बोला जाता है, रानी का अभिलेख, और क्या बोला जाता है रानी का नाम, रानी का नाम पूछा, कारुवाकी, याद रखेंगे आप लोग। और ये कहाँ स्थित था, कौशाम्बी में स्थित था, आपको याद रखना है। वहीं हम अगले चलते हैं तो रामपुरवा, यहाँ से अभी तक क्वेश्चन नहीं पूछा गया है, फिर भी आपको याद रखना है यह स्तंभ लेख कहाँ है, चंपारण में है, और चंपारण कहाँ का, चंपारण बिहार का, ना कि छत्तीसगढ़ का। ठीक है, तो आपको याद रखना है चंपारण बिहार, जहाँ पर कौन सा स्थित था, कौन सा अभिलेख, रामपुरवा, और इसकी खोज कार्लायल ने की थी। अभी तक क्वेश्चन नहीं पूछा गया है, लेकिन फिर भी यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है, आपको याद रखना है। ठीक है, तो कौन सा अभिलेख, रामपुरवा, जो कि कहाँ है, चंपारण बिहार में स्थित है। 1872 में कार्लायल, किसने, कार्लायल ने इसकी खोज की थी, आपको याद रखना है। ठीक है, अगला हम देखते हैं तो लौरिया अरेराज और लौरिया नंदनगढ़, जो भी आपके चंपारण बिहार में है, याद रखना है। अब अगर आप याद नहीं रखेंगे तो आपको क्या लॉस होगा, यहाँ से कुछ ना कुछ तो लॉस होगा। तो आपको दिया रहेगा अशोक के कोई 3 अभिलेख दिए रहेंगे और चौथा कोई और अभिलेख दिया रहेगा, और आपसे पूछा जाएगा कि इनमें से अशोक का अभिलेख कौन सा नहीं है करके। तो अगर वो अलग अलग अभिलेख दिया, जैसे कि लौरिया नंदनगढ़, लौरिया अरेराज, रामपुरवा, और क्या दे देगा, एक जूनागढ़ अभिलेख, और पूछेगा आपसे कि इन चारों में से कौन सा अशोक का अभिलेख नहीं करके, तो वहाँ पर आपको याद रखना है जूनागढ़। अब जूनागढ़ किसका है उसको आप लोग बताएंगे, ठीक, गलत है आपका जवाब। ठीक है, तो इसको किसके नाम से जाना जाता है, रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख। और ये जूनागढ़ जो कि वर्तमान में आपके गिरनार या इसी को बोला जाता है गुजरात, ये आपकी स्थित है गुजरात में। इस पर ऑलरेडी पहले से सुदर्शन झील बनवाया था, किसने, चंद्रगुप्त मौर्य ने, और इसका जीर्णोद्धार किसने करवाया था, रुद्रदामन। तो पूछा जाएगा जूनागढ़ अभिलेख किसका है, तो याद रखना है रुद्रदामन का। वो तो इसकी ईमानदारी है कि इसने क्या लिखवा दिया था कि इसका निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य ने करवाया था, याद रखेंगे आप लोग। हिस्ट्री अगर आप सीक्वेंस से पढ़ते जाएंगे तो इससे अच्छा सब्जेक्ट आपको नहीं मिलेगा। हाँ, उसका सेनापति करवाया था। जितने भी आप राजा देखेंगे, अब जैसे कि आप छत्तीसगढ़ में किसी भी चीज़ का निर्माण करवाते हैं तो वहाँ पर लिखा रहता है भूपेश बघेल जी का नाम, जबकि भूपेश बघेल जी करवाते हैं क्या, नहीं करवाते। वैसे ही सेम है, जितने भी शिलालेख हैं, आपके अभिलेख हैं, सारे के सारे जो मेन राजा है वहाँ पर उनका नाम लिखा रहता है। हालांकि उनके सामंत या सेनापति जो रहता है वो क्या करवाया रहता है, उसका निर्माण। बाकी पेपर में एकदम डीप घुस के नहीं पूछता सेनापति, डायरेक्ट पूछेगा आपसे कि सुदर्शन झील का निर्माण किसने करवाया था, तो याद रखना है चंद्रगुप्त मौर्य ने करवाया था।
और अभी आपका हिस्ट्री और पॉलिटी मैंने पहले ही बोला था, आप केवल एक ही पेपर को टारगेट करके मत करिए। इस टॉपिक से अगले बार आप जो भी पेपर में बैठे तो यहाँ से क्वेश्चन बने, ऐसा करिए। हालांकि आपका जो मेन सब्जेक्ट है उसमें कमांड रखिए, क्योंकि शिक्षक भर्ती के बाद भी और बहुत सारी चीज़ें हैं जो आएगी आपके एग्ज़ाम में। अगला मैंने बताया था जैसे कि कौशाम्बी का अभिलेख को क्या बोला जाता है, रानी का अभिलेख। अशोक का जो 7वां अभिलेख है सबसे लंबा है, याद रखना है। कौन सा देखा था हमने 7वां अभिलेख? सातवां कौन सा देखा था? ठीक, 7वां आगे आएगा इसमें। 7वां अभिलेख, अच्छा ठीक, याद रखना है। यहाँ पर लिखा हुआ है स्तंभ लेख जो कौन था, रुम्मनदेही। याद रखना है, रुम्मनदेही अशोक का सबसे छोटा था। कौशाम्बी अभिलेख, चलिए मैं उसको देखकर बताऊंगा एक बार। आगे हम देखते हैं तो अशोक का जो 7वां अभिलेख था सबसे लंबा था, आपको याद रखना है, पेपर में आपसे पूछा जाएगा तो। और सबसे छोटा अगर आपसे पूछा जाएगा तो याद रखना है अशोक का सबसे छोटा कौन सा था, रुम्मनदेही अभिलेख था, आपको याद रखना है। इसी में लुम्बिनी में धम्म यात्रा के दौरान अशोक द्वारा क्या किया गया था, भू राजस्व की दर घटाकर 1/8 भाग कर दिया था। आप लोग बताएंगे कि अशोक अपने शासन के कौन से वर्ष में लुम्बिनी गया था, कौन से वर्ष में? चलिए 10वां और 20वां हमने 2 देखा था, तो कहाँ गया था, लुम्बिनी गया था। तो 10वां कौन सा हो जाएगा? चलिए आप लोग पता करके बताएंगे 10वां कौन सा है और 20वां कौन सा है, आपको पता करके बताना है। आगे हम देखते हैं अशोक का सारेकुना अभिलेख ग्रीक एवं अरमाइक भाषाओं में प्राप्त हुआ है, याद रखना है। यानी कि ये अभिलेख कहाँ मिला होगा हमें, वो लिखा है ग्रीक एवं अरमाइक में, मतलब कहाँ प्राप्त हुआ होगा, अफगानिस्तान में। आपको याद रखना है कहाँ मिला होगा, पूछा जाएगा तो अफगानिस्तान में। और ये चीज़ें आपको दिमाग लगानी है, पेपर बनाने वाला कुछ भी क्वेश्चन बना सकता है, तो याद रखना है। हमें ऑलरेडी पता है कि ग्रीक एवं अरमाइक कहाँ से प्राप्त हुआ है, अफगानिस्तान से। यानी कि जो ये प्राप्त हुआ है अशोक का सारेकुना या कंदहार अभिलेख, तो याद रखना है आपको। अगला देखते हैं, मुख्यमंत्री और पुरोहित बनाने से पहले उनकी क्या की जाती थी, चरित्र की जांच की जाती थी अशोक के शासनकाल में, आपको याद रखना है। ठीक है, कौन से काल में, अशोक के काल में, आपको याद रखना है। और जांच करने वाले को क्या बोला जाता था, उपधा परीक्षण कहते थे। पेपर में अभी तक नहीं पूछा गया है, आने के चांसेस भी कम है, फिर भी आप लोग याद रखेंगे। सम्राट की सहायता के लिए एक मंत्री परिषद होता था जिसमें सदस्यों की संख्या 12, 16 या 20 हुआ करती थी। अर्थशास्त्र में जासूस को क्या बोला गया है, चर, आपको याद रखना है। गुप्तचर का क्या निकालना है, आपको चर निकालना है, याद रखेंगे गुप्तचर का चर। अशोक के समय मौर्य साम्राज्य में 5 प्रांतों की संख्या कितनी थी, 5 प्रांतों को क्या बोला जाता था, चक्र, आपको याद रखना है। पेपर में अभी तक नहीं पूछा गया है, फिर भी यहाँ से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो पूछा गया है, आपको अशोक का शिलालेख और अभिलेख बस छोड़ के नहीं जाना है। चूँकि आपके में जीके का उतना वेटेज नहीं है, इसीलिए मेरे दृष्टिकोण से भले ही ये नोट्स जाएगा, आपको मैं बता भी दूंगा अभी। बाकी आपको शिलालेख और अभिलेख कल रिवाइज करके आना है कि कौन कौन से शिलालेख और अभिलेख में किसकी किसकी चर्चा की गई है। आगे हम देखते हैं, प्रांतों के प्रशासक को कुमार या आर्यपुत्र कहा जाता था। प्रशासन की सबसे छोटी इकाई क्या होती थी, ग्राम, क्या होती थी, ग्राम। और ग्राम के प्रमुख को क्या बोला जाता था, या मुखिया को ग्रामिक। प्रशासन में सबसे छोटा क्या होता था, गोप होता था, जो 10 ग्रामों का क्या करता था, शासन संभालता था। तो याद रखना है, किसी किसी चीज़ को बोला जाता है कि गोपनीयता बना के रखना है करके, तो उसी से याद रखना है आपको। वो 10 गांव का क्या बना के रखता था, यानी कि गोपनीय रूप से रखता था, ऐसा करके आप याद रख सकते हैं। मेगास्थनीज जो किसके शासनकाल में आया था, और मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका। ठीक है, तो 30 सदस्यों का एक मंडल था। आप ही बताइए, ये क्वेश्चन कितना, मतलब कितने सारे लोगों को पता होगा कि मेगास्थनीज का पुस्तक क्या है, इंडिका। और ये आपको बाकी लोगों से अलग नहीं करेगा। जो सबको पता है वो सब लोग बना के आएंगे,
तो वो आपको अलग नहीं करेगा दूसरों से। जो दूसरे को पता नहीं है वो भी बनाना है आपको, और जो नॉर्मल इंसान बना के आएगा उसको भी बनाना है आपको। तो 30 सदस्यों का एक मंडल रहता था, 6 समितियां होती थी, और 6 समिति में कितने सदस्य होते थे? 5। अब आपको अगर इतना ही पता है कि सदस्य कितने थे 30, समितियां कितनी थी? 6, और इसको आप अगर भूल भी गए तो आप क्या कर सकते हैं? निकाल सकते हैं। बिक्री कर के रूप में मूल्य का 1/10वां भाग वसूला जाता था, और इससे बचने वाले को मृत्युदंड दिया जाता था। यानी कि जितना भी आप बिक्री कर रहे हैं, बेच रहे हैं, उसका याद रखना है कितना बटा देना पड़ता था? 1/10 बटा भाग आपको देना पड़ता था, आपको याद रखना है। ठीक है, आगे हम चलते हैं। युद्ध क्षेत्र में सेना का नेतृत्व करने वाले को क्या बोला जाता था? नायक। ये जितना रेड में लिखा जाएगा आपके पीडीएफ में, यही आपकी याद करने वाला चीज़ है। आपको बता देता हूँ, शायद आप लोगों ने केयर नहीं किया होगा अभी तक। ये पूरा लिखा हुआ है, जिसका मतलब है कि इधर से आप पढ़ते पढ़ते जाएंगे और याद करने वाला ये चीज़ रहेगा आपके लिए, या जिसके सामने आपको टारगेट मिलेगा वो याद करना है। तो याद रखना है, प्लिनी नामक लेखक के अनुसार चंद्रगुप्त की सेना में याद रखना है 6 लाख है कि 60,000 है, आप लोग पढ़ के बताएंगे। ठीक है, याद रखेंगे 6 लाख क्या है? पैदल सिपाही, 30,000 घुड़सवार, और 9,000 क्या थे? हाथी थे। और इसी से चंद्रगुप्त मौर्य ने पूरे भारत को रौंद के रख दिया था, यानी कि पूरे भारत में अपना क्या किया था? साम्राज्य स्थापित किया था। याद रखना है। आप लोग मुझे बताएंगे चंद्रगुप्त मौर्य किसको मारकर शासन करता है? घनानंद। और घनानंद की पुत्री का क्या नाम था? क्या था? दुर्धरा था। याद करिए अच्छे से। चलिए आगे पार्ट पीछे से पार्ट हो गया है लगता है। प्लीज़ कल रिवाइज करके आइए। मैं बार बार बोल रहा हूँ, आपको 10 मिनट से ऊपर लगेगा ही नहीं, मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, कल रिवाइज करके आइए आप। ठीक है, तो आगे अब हम चलते हैं। कुछ चीज़ें और बची है अशोक के बारे में। चलिए, तो याद रखना है मौर्य प्रशासन में गुप्तचर विभाग को क्या बोला जाता था करके पूछा जाएगा आपसे, तो महामात्य सर्प बोला जाता था। याद रखना है, क्या बोला जाता था? महामात्य सर्प। अगला देखते हैं, गुप्तचर को क्या बोला जाता था? गुड़ पुरुष। और ये खाने वाला गुड़ नहीं है, आपको याद रखना है। ठीक है, कौन सा है? गुड़ पुरुष। तो इसको आप आसानी से पहचान सकते हैं, गुप्तचर से ही क्या निकलेगा आपका? गुड़ पुरुष। लेकिन याद रखना है गुप्तचर विभाग को क्या बोला जाता था? महामात्य सर्प बोला जाता था। आपको याद रखना है एक ही जगह काम करने वाली संस्था को क्या कहा जाता था? एक ही जगह काम करने वाले गुप्तचर को क्या बोला जाता था? संस्था। याद रखना है, एक ही जगह अगर कोई गुप्तचर काम कर रहे हैं उसको हम क्या बोलेंगे? संस्था। गुप्तचर की विभाग को क्या बोलेंगे? याद रखेंगे महामात्य सर्प। अगला हम देखते हैं सरकारी भूमि को क्या बोला जाता था? सीता भूमि। याद रखेंगे, स से सरकारी और स से सीता। तो सरकारी भूमि को क्या कहा जाता था? सीता कहा जाता था। आपको याद रखना है। ठीक है, अगला हम देखते हैं खेती होने वाली भूमि को क्या बोला जाता था? अदेव मातृक बोला जाता था। आज तक नहीं पूछा गया है। स्वतंत्र वेश्यावृत्ति को अपनाने वाली महिलाओं को क्या बोला जाता था? रूपा जीवा कहलाती थी। अभी तक नहीं आया है लेकिन आगे आ सकता है। मौर्य वंश का अंतिम राजा कौन था? बृहदत्त। ये आपको याद रखना है। पहला कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य। और अंतिम कौन होगा आपका? बृहदत्त। इसकी हत्या सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने 185 ईस्वी में कर दी और मगध पर शुंग वंश का क्या कर दिया? नींव डाल दिया, यानी कि स्थापना कर दिया। तो याद रखना है, एक होता है पुष्यमित्र शुंग और एक होता है पुष्यवर्धन। तो याद रखना है आपका मित्र पहले आएगा। कौन पहले आएगा? मित्र पहले आएगा। सीक्वेंस में दिया रहता है कि कौन सा वंश पहले आया है करके, और ये पुष्यमित्र शुंग और क्या दिया रहेगा? पुष्यभूति। क्या दिया रहेगा? पुष्यभूति। याद रखना है, पहला मैंने क्या बताया? पुष्यमित्र और दूसरा
पुष्यभूति, और पुष्यभूति कौन से वंश का था? वर्धन वंश। तो याद रखना है, आपके ऑप्शन में दिया रहेगा दोनों कि बृहदत्त की हत्या किसने की थी, तो दिया रहेगा उसमें क्या? पुष्यभूति भी दिया रहेगा और पुष्यमित्र भी दिया रहेगा। तो मित्र क्या करता है? हत्या। आपको याद रखना है, ठीक है। कौन करेगा हत्या? मित्र। क्योंकि दोनों दिया रहता है, आप चाहेंगे तो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन उठा के देख सकते हैं, ठीक है। आगे हम देखते हैं, पाटलिपुत्र में एक जगह है, कौन सा? अशोकाराम विहार करके। याद रखेंगे आप लोग, कहाँ है? पाटलिपुत्र में है, याद रखना है। चलिए, और ये था वो इंटरेस्टिंग चीज़ जिसके बारे में मैंने आपको बताया था कि अशोक द्वारा भेजे गए धर्म प्रचारक में सबसे पहले हमने देखा था महेंद्र और संघमित्र। पेपर में अभी तक यही सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा गया है आपसे। बाकी अगर आपको दिलचस्पी होगी तो आप आगे और पढ़ सकते हैं। तो सबसे पहले याद रखना है, श्रीलंका भेजा था। एक था महाधर्म रक्षित, महाधर्म रक्षित जिसे कहाँ भेजा गया था? महाराष्ट्र। तो म से महाधर्म रक्षित और म से क्या हो गया? महाराष्ट्र। आपको याद रखना है। तीसरा कौन गया था? सोना तथा उत्तरा, वो कहाँ गया था? सुवर्ण भूमि। महारक्षित आज तक नहीं पूछा गया है, ये एकदम ज़्यादा एडवांस का है। महारक्षित आपका गया था यवन देश। महादेव गया था आपका मैसूर। मज्जिम आपके गया था हिमालयी क्षेत्र, और मध्यांतिक गया था कश्मीर एवं गंधार। और मेरे हिसाब से आप महेंद्र और संघमित्र का याद रखिए कि इनके पुत्र का नाम क्या था? महेंद्र, और बेटी का नाम क्या था? संघमित्रा। आपको याद रखना है। मौर्यकालीन मुद्राओं के बारे में अगर देखेंगे तो राजकीय मुद्रा क्या थी? पण। याद रखना है आपको, क्या थी मुद्रा? राजकीय पण थी। आपको याद रखना है। जो चांदी का सिक्का हुआ करता था, मुद्राओं के परीक्षण करने वाले अधिकारी को क्या बोला जाता था? रुद्रदर्शक। याद रखेंगे। जो हमने देखा तो सिक्के का नाम क्या था? पण। और किससे बना रहता था वो पण? चांदी से। और इसकी परीक्षण करने वाले अधिकारी को क्या बोलता था? रुद्रदर्शक। इस समय चांदी के मुद्रा को कर्षापर्ण कहा जाता था। आपको याद रखना है। सोने के सिक्के को स्वर्ण एवं निष्क कहा जाता था। तांबे के सिक्के को क्या कहा जाता था? माशुक या काकनी। तो ये पेपर का एकदम एडवांस वर्जन है। बाकी आपको अशोक का शिलालेख और अभिलेख छोड़ के नहीं जाना है। अशोक का अभिलेख, शिलालेख, युद्ध, जो वो आपके शिलालेख में कवर हो जाएगा, तो उसको आपको छोड़ के नहीं जाना है। वरना आप यहाँ से जाने के बाद प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन उठा के देखा करें कि अगर अशोक से संबंधित कोई क्वेश्चन पूछा गया है तो सबसे ज़्यादा कुछ पूछा गया है उसका शिलालेख और अभिलेख। तो सबसे पहले आप शिलालेख और अभिलेख को कर लीजिए। इतना करने के बाद भी आपके पास एक्स्ट्रा टाइम मिलेगा या और हायर एजुकेशन की तैयारी करनी रहेगी तो आप ये सब पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो ये आपको एक बार मिलेगा ये नोट्स। फिर आपके जो काम का है उसको एक कॉपी में नोट करके रखा करो। जैसे कि आज हमने क्या ख़त्म किया? अशोक ख़त्म किया। तो अशोक के बारे में लिख लीजिए बगल में कि क्या क्या पूछा जाता है। सामाजिक जीवन देखते हैं तो अशोक ने बौद्ध धर्म को अपना लिया, किंतु यह दूसरे धर्मों का क्या करता था? आदर करता था। कौन सा शिलालेख है? कौन से नंबर का शिलालेख है? मैंने बताया था किसमें छोटे मोटे त्यौहार को करवाना बंद कर दिया था, तो उसी में वो क्या बताएगा कि वो सारे धर्मों को क्या करता था? सम्मान। अगला हमने देखा था अशोक के 11वें शिलालेख में आदेश दिया गया था क्या? कि ब्राह्मणों को ना सताए। अशोक ने आजीवक संप्रदाय के लोगों के लिए क्या बताया था? 4 गुफा। लेकिन नागार्जुन गुफा किसने दान किया था या बनवाया था? तो याद रखना है, अशोक के पौत्र कौन? दशरथ। पशु बलि पर पूर्णतः प्रतिबंध लगा दिया था। कौन सा शिलालेख है? पहला, याद रखेंगे, ठीक है। और पशु की चिकित्सा की व्यवस्था की गई थी दूसरे में। तो यज्ञ तथा कर्मकांड पर रोक लगा दिया, कारण ब्राह्मणों की आय में बहुत कमी हो गई। जब यज्ञ ही नहीं होगा, पूजा पाठ ही नहीं होगा, तो क्या हो जाएगा? ब्राह्मणों का जो मेन आय का स्रोत है वो क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। आपको याद रखना है। और 9वें शिलालेख में बताया गया था आपके छोटे मोटे त्योहारों को बंद करवा दिया गया था। अब देखते हैं हम अशोक के समय जो सबसे छोटी इकाई क्या होती थी? ग्राम। और ग्राम के प्रमुख को क्या बोलते थे? ग्रामिक। तो प्रशासन अधिकारियों को अध्यक्ष कहा जाता था और इनकी संख्या कितनी थी? 26।
और ये कुछ कुछ प्रमुख है जिनके बारे में पूछा जाता है। तो याद रखना है, सीता अध्यक्ष किसको बोला जाता था? कृषि विभाग के प्रमुख को। हमने थोड़ी देर पहले देखा था कि जो कृषि योग्य भूमि रहती है उसे क्या भूमि बोलते हैं? सीता भूमि। तो कृषि विभाग का जो अध्यक्ष रहे वो क्या कहलाएगा? सीता अध्यक्ष। खनन विभाग के प्रमुख को क्या बोलेंगे? अकारा अध्यक्ष। ठीक है, ये अ यहाँ पर साइलेंट है, जैसे कि आप लोग हिंदी पढ़ते हैं उसके हिसाब से, तो मैं इसको क्या बोल सकता हूँ? अकारा अध्यक्ष। मुद्रा विभाग का प्रमुख कौन था? लक्ष्मणा अध्यक्ष। आपको याद रखना है और इसको डायरेक्ट याद करना है, इसका मेरे पास कोई ट्रिक नहीं है। आगे हम देखते हैं पुलिस विभाग, और पुलिस विभाग के अध्यक्ष को क्या बोला जाता था? राक्षिन। तो सबसे पहले हमने देखा कृषि विभाग का प्रमुख कौन है? सीता अध्यक्ष। दूसरा हमने कौन सा देखा? खनन विभाग। खनन का क्या देखा? अकारा अध्यक्ष। याद रखेंगे, क्या नाम देखा? अकारा अध्यक्ष। तीसरा हमने देखा पुलिस विभाग के प्रमुख को क्या बोलेंगे? राक्षिन। और मुद्रा विभाग के प्रमुख को क्या बोलेंगे? लक्ष्मणा अध्यक्ष। अब इसको याद कैसे करेंगे मुद्रा विभाग को? तो अगर कोई चोरी करने आएगा तो लक्ष्मण उसका क्या कर देगा? नाक काट देगा। तो याद रखेंगे, मुद्रा की चोरी करने वाले का नाक क्या कर देगा? काट दिया जाएगा। तो मुद्रा विभाग के प्रमुख को क्या बोलेंगे? लक्ष्मणा अध्यक्ष। अब देखिए, सबसे इंटरेस्टिंग इसमें क्या है, लिखा है धर्मस्थली, लेकिन किसके प्रमुख को बोला जाता था? दीवानी न्यायालय के अध्यक्ष को बोला जाता था। क्या पेपर में कोई अलग कर पाएगा धर्मस्थली को? नहीं कर पाएगा। तो याद रखना है, जितना अभी हमने देखा उसमें सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा हो जाएगा? यही वाला, क्योंकि धर्मस्थली देखने के बाद हमें क्या लगता है? या तो धर्म के लिए गए दिए गए दान, पूजा पाठ ऐसे ही होगा लगता है, पर आपको याद रखना है अशोक के समय क्या था? धर्मस्थली, जिसका कौन था? दीवानी न्यायालय, यानी कि धन के मामलों को देखने वाले न्यायालय को क्या बोला जाता था? धर्मस्थली। अगला देखते हैं फौजदारी न्यायालय, यानी कि अपराध। तो याद रखेंगे कंटक सौध बोला जाता था। क्या बोला जाता था? कंटक सौध। अगला आप लोग बताएंगे, अगर वर्तमान में हमारे राष्ट्रपति कौन है? कौन है? द्रौपदी मुर्मू। कौन से नंबर की राष्ट्रपति है? क्वेश्चन ध्यान से सुनेंगे, और 15 और 16 दोनों दिया रहेगा आपके ऑप्शन में, ठीक है? क्या क्या दिया रहेगा ऑप्शन में अभी बता रहा हूं आपको, और झूठ लग रहा होगा तो आप पेपर उठा के भी देख लेंगे। ऑप्शन में दिया रहेगा 13, 14, 15 और 16, ठीक है? 13, 14, 15 और 16 दिया रहेगा आपके ऑप्शन में। तो याद रखना है, अभी जो राष्ट्रपति बने हैं वो कौन से नंबर के हैं? 15वें नंबर के राष्ट्रपति हैं। और पेपर में अगर अलग से मेंशन करेगा, व्यक्तिगत रूप से बोलेगा तो कौन सा हो जाएगा? अच्छा ये बताइए, आपका ऐसा कौन सा राष्ट्रपति था जो 2 बार बना है? राजीव। उसको छोड़ के कोई और 2 बार बना है क्या? नहीं बना है। यानी कि एक व्यक्ति 2 बार बन गया है। अभी कौन से नंबर का राष्ट्रपति बना है? 15वां। तो कितना हो जाएगा व्यक्तिगत में? 14। तो याद रखना है, व्यक्तिगत अगर अलग से मेंशन करेगा तब क्या लेंगे? 14। लेकिन कौन से नंबर का राष्ट्रपति है? 15वां। और मेरे ख्याल से ज़्यादा चांसेस है कौन से क्रम का राष्ट्रपति है पूछा जाएगा। पर अगर लिख दिया व्यक्तिगत तो ध्यान देना है आपको, क्या? 14। अगला हम देखते हैं गुर पुरुष, जिसके बारे में हमने देखा था क्या बोलते हैं? गुप्तचर। जो स्थायी रूप से गुप्तचर होती है उसे क्या बोला जाता है? संस्था। चलायमान गुप्तचर को क्या बोला जाता है? संचार। जंगल का अधिकारी? आंतरिक, ठीक है। और जंगल में लगने वाली आग? पेट में लगने वाली आग? काफी स्ट्रांग है मतलब आपका हिंदी, चलिए अच्छी बात है। अगला हम देखते हैं समाहर्ता। तो टैक्स या कर को क्या बोला जाता था? टैक्स या कर ग्रहण करने वाले अध्यक्ष को समाहर्ता। तो याद रखेंगे, समाहर्ता बोला जाता था। कोषाध्यक्ष को क्या बोला जाता था? सनिधाता। तो आपको क्या बनना है? सनिधाता, ताकि आपके पास क्या रहेगा? पैसा, ठीक है? तो याद रखना है। तो अशोक के बारे में ये जो मैंने आपको बताया था यहाँ पर डाल भी दिया हूँ। तृतीय बौद्ध संगीति आपका हुआ था 250 ईस्वी में, जिसके हुआ कहाँ था? पाटलिपुत्र में। और किया किन्होंने किया था अध्यक्षता? मोगलीपुत्र तिष्य। और शासनकाल किसका था? अशोक का। तो अब इसको याद करने का एक तरीका है, अगर आपको याद हो जाता होगा नॉर्मल
और आपकी बुद्धि बहुत ही तेज है तो बहुत अच्छी बात है। वरना हम अगर देखते हैं तो याद रखना है सबसे पहले कब हुआ, 483 में। ये 483 में कब होगा, जब आपके गौतम बुद्ध का क्या होगा, महापरिनिर्वाण, यानी कि हमारी भाषा में मृत्यु। क्या हो जाएगा, मृत्यु होगा। और उनके मृत्यु के वर्ष में ही पहली बार 483 में, जल्दी से बताइए आप लोग, गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? चलिए आपको ऑप्शन दे रहा हूं मैं, ठीक है। चलिए बताइए, ठीक है। ये पूरा जैन बौद्ध खत्म है इसमें। तो याद रखना है 563 में क्या हुआ था, जन्म हुआ था। मृत्यु कब हुआ था, 483 में। और इनके मृत्यु होने के कारण जिसे हम क्या बोलते थे, महापरिनिर्वाण, सबसे पहला हुआ होगा आपका 483 में। द्वितीय कब हुआ, 100 साल बाद, 383 में। चौथा 250 या किसी किसी में दिया रहता है 255। चौथा कब हुआ था आपका, 98 में, या फिर कहीं कहीं पर क्या दिया रहता है, 100। तो याद रखेंगे सबसे पहले अगर हम देखते हैं तो आपको याद रखना है RVPK। तो पहला क्या हो गया, राजगृह, दूसरा वैशाली, तीसरा पाटलिपुत्र, और चौथा कौन सा हो जाएगा, कुंडलवन। कहाँ है आपका कुंडलवन? तो याद रखना है कहाँ है अभी, जम्मू कश्मीर में। वर्तमान में कहाँ है, जम्मू कश्मीर में, हालांकि नहीं पूछा जाएगा आपसे। तो याद रखना है RVPK से जगह याद रखना है, और राजा का क्रम याद रखना है आपको, अकाअक। अब ये अशोक हो सकता है क्या, नहीं हो सकता। मैंने पहले ही बताया था हर्यक वंश का पहला राजा जो आएगा वो कौन रहेगा, अजातशत्रु। ठीक, याद रखना है, मैंने पहले ही बताया था, एक होता है बिंबिसार और एक होता है बिंदुसार, बिंबी और बिंदु। तो याद रखना है हर्यक वंश का संस्थापक कौन रहेगा, बिंबिसार। और बिंबिसार को मार के गद्दी पर कौन बैठेगा, कौन बैठेगा, अजातशत्रु। इसीलिए हर्यक वंश को क्या बोला जाता है, पितृहंता वंश। तो ये अशोक है क्या, नहीं है, बल्कि क्या है, अजातशत्रु। तो अजातशत्रु आपके शासनकाल में पहला बौद्ध संगीति होगा। क से क्या हो गया, कालाशोक, फिर आ से क्या होगा आपका, अशोक, और फिर क से क्या हो जाएगा, कनिष्क। याद रखना है आपको। तो RVPK से आपको जगह याद हो गया, और अकाअक से आपको क्या हो गया याद, जो आपके शासन काल है उसके बारे में। तीसरा चीज़ हम अगर देखते हैं इसमें, इसके अध्यक्ष का नाम, तो याद रखना है सबसे पहले हम क्या करेंगे, बहुत सारे लोगों को इनवाइट करेंगे। पहला बौद्ध संगीति है तो महासभा करेंगे, तो महासभा से क्या हो जाएगा, महाकश्यप। क्या हो जाएगा, महाकश्यप। दूसरा हम देखते हैं सभी लोगों को किया इनवाइट। अब उसके बाद सभी लोगों से, तो स से क्या हो जाएगा, सब, और सब से क्या हो जाएगा, सबाकामी। तीसरा आपको याद रखना है मोगलीपुत्र तीस, और हमने एक देखा था क्या, मोगलीपुत्र घोषाल। दोनों अलग अलग हैं, मिक्स नहीं करना है। जो 30 है, 30 से क्या हो जाएगा, 30 और 30 से हो जाएगा तीसरा। और अशोक भी कितने अक्षर का है, 3, जबकि अजातशत्रु कितने अक्षर का मिला था हमें, 4। तो अगर आप थोड़े से मैथ्स की भाषा में भी देखने चाहेंगे तो 30 से क्या हो गया, तीसरा, और अशोक का नाम भी क्या है, 3। ठीक है, तो याद रखना है अशोक के शासनकाल में कौन सा होगा आपका, तृतीय बौद्ध संगीति होगा। और सबसे लास्ट और मज़ेदार जो है आपका वसुमित्रा और अश्वघोष। क्यों इंटरेस्टिंग है, क्योंकि ये एकलौता ऐसा आपका क्या है, बौद्ध संगीति है जिसमें आपके अध्यक्ष और उपाध्यक्ष भी रहते हैं। जबकि बाकी में आपके देख रहे हैं आप, जैसा कि आपको क्या दिखाई दे रहा है, केवल अध्यक्ष। और इसी बौद्ध संगीति के बाद आपका बौद्ध धर्म 2 शाखा में बढ़ जाएगा। कौन कौन सा, हीनयान और महायान। तो आपको याद रखना है बौद्ध धर्म कौन सी संगीति में बटा, चतुर्थ, जिसमें अध्यक्ष कौन था, वसुमित्र, और उपाध्यक्ष कौन था, अश्वघोष। आपको याद रखना है। और इस प्रकार से आपका मौर्य साम्राज्य खत्म हो गया है। जिनका पहला क्लास होगा
उनको रिकॉर्डेड वीडियो डला हुआ है, आप वहाँ से देख लेंगे। कल हम स्टार्ट करेंगे गुप्त साम्राज्य, और गुप्त साम्राज्य के बारे में देखेंगे। बाकी आपका मौर्य साम्राज्य से जितना मैंने बताया उसको आपको पढ़ के जाना है। अशोक और बिंदुसार का कुछ नहीं छोड़ना है, सॉरी चंद्रगुप्त मौर्य और बिंदुसार का कुछ नहीं छोड़ना है। अशोक का अगर आप छोड़ना चाहेंगे तो छोड़ सकते हैं, लेकिन क्या क्या देखना है आपको, शिलालेख और अभिलेख आपको देख कर जाना है। और ज़्यादा से ज़्यादा जो हमने देखा तृतीय बौद्ध संगीति में हुआ था, इसको आपको याद रखना है। इनके विभाग के जो प्रमुख थे उनको देखना है। बस ये 3-4 चीज़ करके जाइए, फिर आपका मौर्य साम्राज्य से क्वेश्चन बनेगा आपसे, ठीक है। तो आज का क्लास यहीं पर लास्ट करते हैं। मेरे ख्याल से इसके बाद आपका जियोग्राफी का क्लास होगा, उसके बाद आप लोगों का लंच होगा। CDP आज नहीं होगा मेरे ख्याल से। 15 दिन के अंदर आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा पुराने वालों का।